हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो कई लोगों के डिमांड्स थे कि सर भारतीय संविदा अधिनियम यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर एमसीक्यू बनाने के लिए। तो आज मैं लेके आया हूँ यहाँ पे करीबन मैं 50+ एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। तो बने रहेगी एंड तक हमारे साथ। ये हमारा पार्ट 1 है, इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, यदि आपसे बनता भी है तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर देखें, जैसा कि आपको पता ही होगा कि अगर कोई सा भी एक्ट आप उठा के देखते हैं, ठीक है, कोई सा भी एक्ट देखेंगे तो उसमें दो डेट सबसे इम्पोर्टेंट होती है। पहली डेट होती है आपकी इन्फोर्समेंट की डेट, यानी कि वो कब से लागू हुआ है, और एक होती है इनएक्टमेंट की डेट, यानी कि कब से वह अधिनियमित हुआ है। दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो पहले तो क्या होता है कि ये दोनों होती क्या है, तो पहले ये देखिए क्या होता है कि अगर जो बिल आता है, ठीक है, पार्लियामेंट में, वो एक्ट कब तक नहीं कहलाता जब तक कि प्रेसिडेंट की साइन नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की साइन जिस दिन होती है वो क्या कहलाता है, इनएक्टमेंट की डेट। और जिस दिन से एक डेट इस वहाँ पे निर्धारित की जाती है कि उस डेट से ये लागू की जानी है, तो एक डेट जो निर्धारित की जाती है वहाँ से क्या होता है, ये लागू होता है। जब तक प्रेसिडेंट की साइन नहीं होगी तब तक ये बिल कहलाता है, एक्ट नहीं कहलाता। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कब लागू हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं 25 अप्रैल 1872, 1 सितंबर 1872, 1 जुलाई 1872 या 24 मार्च 1872। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 1 सितंबर 1872, यानी कि बी नंबर का क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यदि आपको कोई आंसर पता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविदा अधिनियम कब अधिनियमित किया गया। 1881, 1930, 1872, 1932। तो पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना ही है, इसमें एलिमिनेट कैसे करना है कि अगर आपका एक्ट जो है 1872 को लागू हुआ है, ठीक है, 1872 में, तो ये 1900, 1881, 1932, 1930 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। बचता है कौन सा एक, यानी कि 1872, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि भारतीय संविदा अधिनियम में है, यानी कि संविदा अधिनियम क्या है, कि अपने आप में पूर्ण है या फिर इसके कुछ अलग प्रोविजंस दिए हुए हैं या कहीं अन्य से डिराइव किया जाता है। तो ये यहाँ पे आपको देखना होगा। तो संविदा विधि की पूर्ण संहिता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ये पूर्ण संहिता है, यानी इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास कोई एक्ट नहीं है। दूसरा है मात्र संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत है, यह संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत और 3 विनिर्दिष्ट संविधाएं हैं। चौथा है संविदा विधि की सामान्य सिद्धांत और अन्य विनिर्दिष्ट संविधाएं। यहाँ पे तीसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी नंबर, यानी कि संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत और अन्य विनिर्दिष्ट संविधाएं। अब अन्य विनिर्दिष्ट संविधाएं क्या हो सकती हैं, जैसे कि आपका है आप उपनिधान, यानी कि प्रत्याभूत की संविदा, ठीक है, क्षतिपूर्ति की संविदा हो गई। उपनिधान यानी बेलमेंट हो गया। प्लेज यानी गिरवी अभिकरण की संविदा, यानी कि जो एजेंसी होती है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये सारे जो प्रोविजंस दिए गए हैं आपके 124 से स्टार्ट होते हैं। जनरल प्रिंसिपल इसके कहाँ पे दिए गए हैं, सामान्य सिद्धांत, वो आपके मिलेंगे जो धारा 1 से लेकर धारा 75 तक में। ठीक है, ये सामान्य सिद्धांत जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर हमारा पूरा इसमें रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं जाके। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका संविदा विधि कैसा प्रभाव है, यानी कि अगर कोई एक्ट लागू होता है तो उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रभाव होता है, या तो रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा, यानी कि या तो भूतलक्षी प्रभाव उसका होगा या भविष्यलक्षी होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भूतलक्षी है, भूतलक्षी नहीं है, उपरोक्त दोनों है या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि भूतलक्षी नहीं है, यानी कि कैसा होगा, भविष्यलक्षी होगा। ठीक है, और जो मौलिक विधि होती है, ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कैसा है, एक मौलिक विधि है, और मौलिक विधि जो होती है भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं की जा सकती है। अब इसका पांचवा है, प्रस्ताव की परिभाषा संविदा अधिनियम के किस धारा में दिया गया है। आपने पढ़ा होगा प्रस्ताव,
ठीक है। यदि आपको ये नहीं पता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होता है, उसका सृजन कैसे होता है, आप लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। इसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो धारा 2A 2B या धारा 10 या धारा 15, इसे प्रस्ताव की परिभाषा कहाँ पे मिलेगी आपको? प्रस्ताव की जो परिभाषा है आपकी वो मिलेगी 2A में, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रस्ताव क्या होता है? यानी कि जो आप प्रपोजल रखते हैं किसी के समक्ष, यानी कि किस चीज़ के लिए प्रपोजल रखते हैं? ताकि जो सामने वाला है अपनी असेंट दे सके, यानी एक्सेप्टेंस दे सके, उसकी बिलिंगनेस जान सके आप। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, या प्रस्ताव क्या होता है? आशय की घोषणा मात्र होता है, एक आकस्मिक वक्तव्य होता है, प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रण होता है, संबोधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करने अथवा ना करने के लिए रजामंदी होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D नंबर का। यानी कि आप जब प्रस्ताव रखते हो तो सामने वाले पर्सन की क्या चाहिए? सहमति चाहिए। सहमति किस चीज़ के लिए? कि कोई कार्य करने के लिए अथवा कोई कार्य ना करने के लिए वो रजामंद होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। और एक चीज़ होता है प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रण, ये तो अलग चीज़ हो जाती है। जैसे आप जाते हो, कहाँ पे जाते हो? दुकान में जाते हैं। दुकान में जाते हो तो एक लिस्ट मिलती है आपकी, जहाँ पे कुछ सामान लिखे होते हैं, उसके रेट लिखे होते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट गए तो वहाँ पे मेन्यू कार्ड मिलता है, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो आपको प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रण कर रहे हैं कि आप आइए, उनको प्रस्ताव दीजिए कि आपको क्या खाना है। उसके बाद वो क्या करेंगे? उसको सर्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रण। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध प्रस्ताव का आवश्यक तत्व नहीं है? यानी कि अगर एक लीगल यहाँ पे प्रपोजल रखना है तो उसके आवश्यक तत्व कौन से हैं? नहीं है यहाँ पे पूछा जी, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है। तो इसका पहला है, प्रस्ताव ग्रहीता को सूचित किया जाना चाहिए, प्रस्ताव ग्रहीता की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, प्रस्तावक की अंतिम रजामंदी की अभिव्यक्ति करना चाहिए, या किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को किया जाना चाहिए। ये सभी को नहीं। तो यहाँ पे जो वैध प्रस्ताव कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन तो सही है, एक ऑप्शन आपका गलत है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? D नंबर। यानी कि विनिर्दिष्ट व्यक्ति को ही किया जाना चाहिए, सभी को नहीं, ये तो गलत है। भाई प्रस्ताव कर रहे हो आप कि एक आपने सुना होगा जनरल ऑफर। जनरल ऑफर तो किसी को भी किया जा सकता है, कोई भी असेंट दे सकता है उसमें। तो यहाँ पे ये तीसरा नंबर यानी चौथा नंबर D नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सी धारा स्वीकृति से संबंधित है? यानी कि जो आपकी असेंट आती है, जो आपने प्रपोजल रखा और सामने वाले ने क्या की, उसको असेंट दे दी, यहाँ पे सहमति दे दी, तो उसकी परिभाषा कहाँ पे मिलेगी आपको? 2A 2B या 2C या सेक्शन 13 में? तो ये कहाँ पे मिलेगी आपको? ये मिलती है आपको B नंबर, यानी कि सेक्शन 2B में मिलेगी। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जब किसी प्रस्तावना का प्रतिग्रहण कर लिया जाता है, यानी कि आपने क्या किया? ऑफर रखा किसी के समक्ष और उस ऑफर को सामने वाले पक्षकार ने उसमें असेंट दे दी, यानी एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को। तो क्या बन जाता है? वो एक प्रॉमिस बन जाता है कि इधर से आपने कुछ बोला, उधर से उसने स्वीकृति दे दी कि हाँ भाई ये चाह करेंगे, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे जो ये दोनों चीज़ें हुई, यानी एक्सेप्टेंस हुआ और यहाँ पे इधर से प्रॉमिस हुआ, तो दोनों क्या हो जाएगा? वचन बन जाता है, यानी प्रॉमिस बन जाता है। तो प्रॉमिस की परिभाषा कहाँ पे मिलेगी आपको? तो ये आपको मिलेगा 2B में ही मिलेगी। वहाँ पे कहता है कि अगर एक व्यक्ति ने प्रपोजल रखा, दूसरे ने एक्सेप्टेंस दे दी, तो क्या बन जाता है? एक प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, स्वीकृति पर प्रस्तावना क्या है? स्वीकृत प्रस्तावना यानी कि जो एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है, तो जो प्रस्तावना की एक्सेप्टेंस हो रही है वो क्या है? वो संविदा बन जाता है, संविदा कल्प होता है, वचन होता है, या करार होता है? ये क्या होता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? C नंबर, यानी वचन। जैसे कि अभी तो बताया हमने कि प्रस्तावना का प्रतिग्रहण कर लिया गया तो क्या बन गया? वचन बन गया। वही चीज़ यहाँ पे पूछ लिया गया कि अगर प्रस्तावना को स्वीकृत कर लिया गया तो क्या हो जाता है? वो वचन बन जाता है। अब आइए यहाँ पे कुछ केस लो है। स्वीकृति के लिए केवल मानसिक संकल्प स्वीकृति है तो पर्याप्त नहीं होता। अब यहाँ पे मैं धीरे धीरे पूछ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मुझे बहुत टाइम लेना है, ठीक है। आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या नहीं, ठीक है। अगर आपको और जल्दी पढ़ना है तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्वीकृति के लिए केवल मानसिक संकल्प स्वीकृत है तो पर्याप्त नहीं होगा, बोलना, लिखना या कोई अन्य रूप बाहरी प्रकटन के लिए कुछ होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के माध्यम से इसको डिसाइड किया था।
अब आपको बताना है कौन सा केस लॉ है जिसमें ये डिसाइड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे फैजल इलाही ईस्ट इंडिया कंपनी, ए नंजप्पा, MP मुथुस्वामी, डगडेल या लोवरहम, भगवान दास गिरधारीलाल एंड कंपनी। तो आपको किस में डिसाइड किया गया था? डी नंबर, यानी भगवान दास वर्सेस गिरधारीलाल एंड कंपनी में क्या बोला गया था कि स्वीकृति हेतु केवल मानसिक संकल्प स्वीकृति हेतु पर्याप्त नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने माइंड में उसको क्या कर लिया, यहाँ पे स्वीकार कर लिया उसके प्रपोजल को। भाई जब बताओगे नहीं, किसी माध्यम से अगर बोलोगे, लिखोगे या फिर कोई अन्य रूप से बाहरी प्रकटन करोगे, तभी तो सामने वाले को समझ में आएगा कि आपने उसके जो प्रस्तावना है उसकी स्वीकृति कर ली है। तो यहाँ पे से मानसिक संकल्प जरूरी नहीं है, आपको कुछ न कुछ यहाँ पे बोलना, लिखना या कोई अन्य रूप से यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो ये भगवान दास एंड गिरधारीलाल एंड कंपनी में बताया गया था। ये क्वेश्चन यूपी में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय संविधान अधिनियम की निम्न धाराओं में से कौन सी धाराएं स्वीकृति से संबंधित है? यानी कि आपको ये सब धाराएं बताई गई हैं, वो कौन सी धारा है जो एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है? ए नंबर का है कि 2A, साथ ही साथ धारा 3, 4, 5, या फिर 2B 4, 5, 7, या फिर धारा 3, 4, 5, 6, या धारा 4, 5, 6, 7। इसमें से कौन सी ऐसी धारा है, कौन सा ऑप्शन है जो स्वीकृति से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 2B भी है, 4, 5, 7 से भी है। ठीक है, सेक्शन जो 4 है वो सेक्शन 4 क्या कहती है कि जब संसूचना कब संपूर्ण होती है इसके बारे में बताया जाता है। उसके धारा 5 में क्या बताया गया है कि प्रस्थापना और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण, यानी कि रिवोकेशन के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस साथ में बताया गया है कि जो आपका प्रतिग्रहण हो रहा है या एक्सेप्टेंस हो रहा है वो कैसा होना चाहिए? अब्सोल्यूट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक वचन क्या है? वचन जो होता है यानी प्रॉमिस, वो क्या होता है? एक प्रस्ताव होता है जो वैध रूप से किया गया हो, एक प्रस्ताव होता है जिसे उचित प्रकार संसूचित किया गया हो, एक स्वीकृत प्रस्ताव है, एक वैध प्रस्ताव है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाई आपने प्रपोजल दिया, प्रपोजल देने के बाद एक्सेप्टेंस हुआ, तो एक्सेप्टेंस हुआ तो उसी को तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्रॉमिस बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका C नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है वचन के तथ्यों की संख्या कितनी है? यानी कि अगर वचन बन रहा है, प्रॉमिस हो रहा है, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या होंगे? अगर प्रॉमिस हो रहा है ना, तो प्रॉमिस के 2 भाग हो जाते हैं। प्रॉमिस के 2 भाग कैसे होंगे? एक तो ऑफर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाता है? यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो जो ये दोनों एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? ये प्रॉमिस के एलिमेंट्स हैं, ये तत्व है। तो कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक करार जो उसके पक्षकारों में से किसी एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं। यानी कि कुछ पक्षकार ऐसे हैं जिनके विकल्प, जिनके ऑप्शन पर वो चाहे अगर, तो उस एग्रीमेंट को क्या कर सकते हैं? इन्फोर्स करवा सकते हैं लॉ के माध्यम से। लेकिन कुछ पक्षकारों के विकल्प पर यहाँ पे ये इन्फोर्सबिलिटी नहीं हो सकती है। तो ये जो एग्रीमेंट है वो कैसा एग्रीमेंट होगा, यानी कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो वैध संविदा होगी, शून्यकर्णी संविदा होगी, शून्य संविदा, ये उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। भाई वॉइडेबल हो जाएगा अगर किसी एक के ऑप्शन पे है और किसी अदर के ऑप्शन पे यहाँ पे इन्फोर्सबिलिटी नहीं आ रही है उस एग्रीमेंट में, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सके। तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब इसको विधि द्वारा इन्फोर्समेंट कराया जा सको, यानी लॉ के माध्यम से इन्फोर्सबिलिटी हो, तभी तो होगा ना। तो यहाँ पे अगर एक पक्षकार करवा सकता है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। अगर कोई भी पक्षकार नहीं करवा सकता तो वो क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सहमति अभिव्यक्त किए बिना कुछ निबंधन प्रस्तावित करता है जिन पर वार्ता के लिए सहमत हो, यानी कि जो अंतिम सहमति अभिव्यक्त किए बिना, यानी कि लास्ट जो उसका ओपिनियन है उसको दिए बिना ही क्या करता है? कुछ निबंधन प्रस्तावित करता है, कुछ शर्तें लगाता है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? प्रस्तावित करता है, स्थायी प्रस्तावना है, प्रस्तावना करता है, स्थायी प्रस्तावना है, प्रस्तावना करता है। ठीक है, यहाँ पे प्रस्तावना के लिए आमंत्रण करता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका डी नंबर, यानी कि प्रस्तावना के लिए आमंत्रण है। भाई उसने अपनी अभिव्यक्ति तो दी नहीं कि मैं आप इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ ही नहीं, उसने क्या कर दिया?
कुछ यहाँ पे अपनी सहमति व्यक्त किए बिना ही आपको एक प्रस्तावना दी है, यानी निबंधन प्रस्तावित किया है। ये चीज़ हो जाएगा आपका कि यहाँ पे प्रस्थापना करने के लिए निमंत्रण दे रहा है आपको। आगे बात समझिए, ये कल किस केस में बताया गया था? ये केस था हार्वे बनाम फैसी। इसमें प्रस्थापना के निमंत्रण से ही रिलेटेड ये केस है, ये आगे आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है वस्तु को मूल्य पर्ची के साथ दुकान पर प्रदर्शित करना। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई मूल्य यहाँ पे बताया जाता है, मेन्यू कार्ड दे दिया जाता है कि जो आप मंगाना चाहें, ठीक है, बर्गर, चाउमीन, पिज्ज़ा, मोमो, जो भी मंगाना चाहें या खाना ऑर्डर करना चाहते हैं, उसके सामने एक वो लिखा रहता है, प्राइस लिखा रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? सामान्य प्रस्थापना, प्रति प्रस्थापना के लिए निमंत्रण। तो ये चीज़ आ जाती है आपके डी नंबर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्वे बनाम फैसी वाला। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा प्रस्थापना की कोटि में आता है, यानी कि प्रस्ताव की कोटि में आता है। कौन सा? जनता को पुरस्कार की घोषणा करना, संगीत सभा के लिए विज्ञापन, दुकानदार द्वारा माल की कीमत प्रदर्शित करना, विक्रय के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी जनता को पुरस्कार की घोषणा जो की गई वो प्रस्थापना की कोटि में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका निम्न में से कौन सा वाद सामान्य प्रस्थापना से संबंधित है? सामान्य प्रस्थापना से यानी कि जनरल ऑफर, वो कौन से केस के माध्यम से बताया गया था? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, कालेल बनाम कार्बोलिक स्मोक गोल्ड कंपनी, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी कि दोनों केस जो है वो आपके जनरल ऑफर से रिलेटेड केस हैं। ठीक है, कालेल बनाम कार्बोलिक स्मोक गोल्ड कंपनी, ये क्या था? इसमें एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था एक कंपनी के द्वारा कि उसके जो एक प्रोडक्ट है, यानी कि कोई ट्यूब था, दवाई थी, जिसको लगाने से ना उसको इन्फ्लुएंजा अगर कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ, ठीक है, कोई बीमारी नहीं होती है अगर उसके प्रॉपर जो डायरेक्शन दिए गए हैं उसको यूज़ किया जाए उसके डायरेक्शन में। तो उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया था? यहाँ पे उसके चैलेंज किया गया था, एक व्यक्ति को हो गया था, ठीक है, बीमारी, उसको यूज करने के बाद ही। और उसके बाद लालमन शुक्ला क्या था? इसके गौरी दत्त जो था उसका एक लड़का खो गया था, तो उसको ढूंढने के लिए यहाँ पे जनरल ऑफर दिया गया था, उससे रिलेटेड यहाँ पे केस है ये। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ केस लो आप नोट कर सकते हैं, केस लो है जो किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला केस आता है आपका सत्यव्रत घोष बनाम मगनीराम, ये असंभवता के सिद्धांत से रिलेटेड है, यानी कि इम्पॉसिबिलिटी का सिद्धांत। ठीक है, राजरानी बनाम प्रेम अदीब, ये अवयस्क द्वारा करार यानी माइनर के द्वारा जो एग्रीमेंट किया जाता है उससे रिलेटेड ये केस है। हार्वे बनाम फैसी, प्रस्थापना के लिए आमंत्रण। मैकग्रेगर बनाम मैकग्रेगर, ये संविदा के आशय यानी कॉन्ट्रैक्ट का जो इंटेंशन होना चाहिए वो केस, उसके ऊपर बेस्ड ये यहाँ पे आपको मिलेगा। बीक्स बनाम टाइबाल्ड, ये सामान्य प्रथा जनरल ऑफर से रिलेटेड है। जनरल ऑफर से रिलेटेड अभी हमने दो केस और देखे थे। ठीक है, क्यूरी बनाम मीशा, ये कंसिडरेशन यानी प्रतिफल से रिलेटेड है। अब कंसिडरेशन कहाँ पे डिफाइन किया गया है? ये आपका 2D में। ठीक है, ये कंसिडरेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये तो हो गए कुछ केस लोग। अब आते हैं वापस फिर से अपने क्वेश्चन में। तो सबसे अब यहाँ पे देखें, एक संविदा तथा सामाजिक करार के बीच अंतर, यानी कि जो एग्रीमेंट होता है, चाहे एक संविदा होती है, ठीक है, तथा एक सामाजिक करार होता है, उन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? तो यहाँ पे प्रतिफल का अंतर होता है, ये विधिक संबंध स्थापित करने का आशय होता है, कंसेंसस एडम का होता है, पालन की निश्चितता का होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर। ठीक है, तो इसका बी नंबर कैसे का मतलब होता है कि विधिक संबंध स्थापित करने का आशय यहाँ पर होता है। अब सामाजिक करार कैसे होता है? जैसे मैंने आपको भोजन के लिए यहाँ पे निमंत्रित किया, ठीक है, आप आए ही नहीं, तो क्या मैं आपके ऊपर यहाँ पे केस कर दूंगा क्या? मेरा खाना खराब हो गया, कुछ भी हो गया। तो ये क्या होता है? ये एक सामाजिक करार होता है। आपने अपने दोस्त को खाने पे बुलाया, वो नहीं आया, ठीक है, पहले बोला कि आऊँगा फिर नहीं आया, ये एक सामाजिक करार है। लेकिन विधिक संबंध तो अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, मैंने आपने माल मंगाया था 5 लाख रुपए का, आपने बोला पहले कि हाँ दे देंगे, तो मैंने किसी और से मांगा नहीं और आपने एंड मौके पर बोल दिया कि हाँ मुझे नहीं देना है, तो ये तो एक ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट का। तो इसके लिए ये इन्फॉर्सबिलिटी है, ये इसके लिए नहीं है। ये यहाँ पे आपको अंतर मिलेगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निविदा आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना। ये क्या होती है? वार्ता के लिए आमंत्रण है, प्रस्थापना का आमंत्रण है, प्रस्थापना ये वचन है, ये क्या कहलाती है? जो निविदा का मतलब क्या होता है? जो टेंडर होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे मामला है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सा वाद प्रस्थापना के लिए आमंत्रण से संबंधित है? मैंने अभी बताया है थोड़ी देर पहले ही कि प्रस्थापना के लिए आमंत्रण संबंधित केस कौन सा है। हाइड बनाम रेंज, कार्लिन बनाम कार्बोलिक स्मॉक कोल कंपनी, भगवान दास एंड गिधाईलाल, हार्वे बनाम फैशी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी हार्वे बनाम फैसी का केस जो है प्रस्थापना के लिए आमंत्रण से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह सिद्धांत की किसी पूछताछ के संबंध में दी गई सूचना प्रस्थापना के लिए आमंत्रण होती है। यानी कि एक केस था जिसके माध्यम से बताया गया था अगर किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, पूछताछ के संबंध में सूचना दी जा रही है ना, वो क्या कहलाता है? प्रस्थापना के लिए आमंत्रण होता है कि भैया आप आओ और यहाँ पे पधारो, आपसे कुछ पूछताछ करनी है, आप बताओ। ठीक है, तो ये इसके लिए सूचना जो जारी होती है वो ट्विडल बनाम एटकिंसन, हार्वे बनाम फैसी, वाले बनाम मैसन, राजरानी बनाम अदीब, इस किस केस में बोला गया था? तो ये बोला गया था आपका हार्वे बनाम फैसी में ही बोला गया था। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सामान्य प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव है जो जो जनरल ऑफर होता है वो कैसा ऑफर होता है? संविदा विधि की सामान्य शर्तों का रखता है, विधि संबंधित संरचना करने के लिए आशायित नहीं है, सभी व्यक्तियों को दिया जा सकता है, कोई भी स्वीकार कर सकता है, संविदात्मक संबंधों की रचना के लिए आशायित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? सी नंबर, यानी कि सभी व्यक्तियों को दिया जा सकता है, कोई भी स्वीकार कर सकता है। ये जनरल ऑफर होता है, कोई भी व्यक्ति इसको एडमिट कर सकता है, यानी असेंट अपनी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सामान्य प्रस्ताव के मामले में संसूचना देनी आवश्यक नहीं होती है यदि प्रस्तावक ने अपेक्षा ना की हो। अब ऐसा निर्णय किसने दिए? अगर मान लीजिए जनरल ऑफर है उसमें अगर ये आवश्यक नहीं होती है कि यदि प्रस्तावक ने अपेक्षा ना, मान लीजिए जैसे यहाँ पे कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी, उसमें क्या बोला गया था? एक विज्ञापन जारी करके बोल दिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति उसके ट्यूब को यूज़ करेगा, उसकी मेडिसिन को यूज़ करेगा उसके डायरेक्शन में, तो यहाँ पर उसको कोई भी बीमारी नहीं होगी। अब यहाँ पे उसके डायरेक्शन ये सब यूज़ करने के लिए ना सबको असेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रस्तावक ने ऐसी कोई अपेक्षा की ही नहीं। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक व्यक्ति ने इसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद उसको बीमारी हो गई तो उसने क्या कर दिया? चैलेंज कर दिया वहाँ पे कोर्ट में। ठीक है ना, कंपनी ने क्या बोला था कि अगर किसी की बीमारी हो गई तो उसको वहाँ पे कुछ पैसे दिए जाएंगे, उसी के लिए यहाँ पे चैलेंज कर दिया गया। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए नंबर का, यानी कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। एक प्रति प्रस्ताव क्या होता है? प्रति प्रस्ताव यानी आमंत्रण मानना, प्रस्ताव की स्वीकृति, वास्तविक प्रस्ताव की अस्वीकृति, ये एक सौदा होता है। इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, यानी वास्तविक प्रस्ताव की अस्वीकृति होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाद क्रॉस प्रस्थापना से संबंधित है? एडमस बनाम डिडसेल, टिन बनाम हॉफमैन कंपनी, भगवान दास बनाम गिधाईलाल, डनलप बनाम डिगिंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि टिन बनाम हॉफमैन एंड कंपनी का यहाँ पे केस है जो किससे रिलेटेड है? क्रॉस प्रस्थापना से संबंधित है। अब आता है नेक्स्ट, ये दो पक्षकार एक समान प्रस्ताव एक दूसरे की अज्ञानता में थे तो इसे कहा जाता है, यानी कि ये एक दूसरे की अज्ञानता में। ठीक है, अभी इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होगा? प्रस्ताव, प्रतिकूल प्रस्ताव यानी क्रॉस ऑफर, विपरीत प्रस्ताव काउंटर ऑफर, सशर्त प्रस्ताव यानी कंडीशनल ऑफर। अभी ये इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा, इसका क्या होगा? प्रतिकूल यानी क्रॉस ऑफर। अब दो चीज़ें हैं, एक होता है क्रॉस ऑफर, दूसरा होता है काउंटर ऑफर। अब ये दोनों होते क्या हैं? क्रॉस ऑफर पहले समझिए। अब क्रॉस ऑफर क्या होता है कि एक व्यक्ति है, ठीक है ना, ए है और बी है। ठीक है, अब ए बी दोनों, अब यहाँ पे ए के पास एक कार थी और बी खरीदना चाहता था। यहाँ पे एक दूसरे से अभी कुछ नहीं बोला गया। अब ए ने क्या किया? ए ने यहाँ पे एक पत्र इसको भेजा कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए में कार बेचना चाहता हूँ। बी इसी तरफ से यहाँ पे एक पत्र भेजता है कि मैं खरीदना चाहता हूँ। ये इस सेम टाइम पे हो रहा है एक, ठीक है, और एक दूसरे की अज्ञानता में हो रहा है। बी को नहीं पता कि ए ने भेजा है पत्र, ए को नहीं पता कि बी ने भेजा है। अब दोनों को यहाँ पे जो चीज़ मिल रही ना वो कहलाता है आपका क्रॉस ऑफर।
अब दूसरा आता है विपरीत प्रस्ताव, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है कि भाई ए ने बोला कि मैं 5 लाख रुपए में कार बेचूंगा, ठीक है, बी से बोला। अब बी ने क्या किया है, उसको रिटर्न में क्या कर देता है कि मैं तुम्हारी कार 4.5 लाख रुपए में खरीदूंगा, ठीक है। 4.5 लाख रुपए में इसने क्या कर दिया, इसकी प्रस्ताव को तो क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, साथ ही साथ एक नया प्रस्ताव दे दिया। तो ये क्या कहलाता है आपका, यहाँ पे काउंटर ऑफर हो गया, यानी वास्तविक जो प्रस्ताव था उसको अस्वीकृत कर लिया। लेकिन यहाँ पे यह तभी संविदा बन सकता है जब ये जो ए है बी के जो काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट करता है कि भाई चलो ठीक है 4.5 लाख में ले लो। बाकी कंडीशनल ऑफर तो क्या होती है, जिसमें कुछ शर्त लगा दी जाए, प्रस्ताव तो आप जानते ही हैं, ये चीज़ होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है डाक द्वारा स्वीकृति उस समय पूर्ण होती है जब पत्र पेटिका में डाल दिया जाता है, यानी स्वीकृति का पत्र पेटिका में डाल दिया जाता है, प्रस्ताव करने वाले को प्राप्त हो जाता है, या फिर लिखकर उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है, डाक के डालने के लिए किसी को दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है पत्र पेटिका में जब डाल दिया जाता है। यानी कि डाक द्वारा स्वीकृति कब होगी, ये ने कुछ बोला कि 5 लाख रुपए में कार खरीदनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अब बी चाहता है कि मैं इसको क्या करूँगा, अब नहीं बेचूंगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसने क्या किया था, इसको पत्र भेजा था बी को, बी ने क्या कर दिया, उसकी स्वीकृति के लिए पत्र डाल दिया। अब पत्र डाल दिया, लेकिन यहाँ पे बी को तो पता नहीं है, बी को तो नहीं पता नहीं कि ए नहीं बेचना चाहता। तो यहाँ पे क्या है कि इसने क्या कर दिया, अपनी स्वीकृति दे दी, स्वीकृति संपूर्ण हो गई, ये माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रतिफल की धारा 2D में दी गई परिभाषा क्या है। यानी जो 2D आपने देखा होगा कंसिडरेशन प्रतिफल, उसमें क्या बताया गया है, प्रतिफल पर्याप्त होना चाहिए, पर्याप्त ना होना चाहिए, प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, या प्रतिफल वस्तु के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो आपका जो प्रतिफल है वो होना चाहिए आपका वास्तविक। यहाँ पे जरूरी नहीं है सी नंबर का यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो प्रतिफल है वो पर्याप्त ही हो। अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर 1 लाख रुपए में भी कोई बेच रहा है ना, तो वो भी क्या है, 1 लाख रुपए वो प्रतिफल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात नहीं, यहाँ पे प्रतिफल होना चाहिए, यहाँ पे जरूरी नहीं है कितना प्रतिफल हो या फिर वस्तु के रूप में हो। एक केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद का केस था, उसमें ये चीज़ बताई गई थी, केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिफल कैसा हो सकता है, या तो भविष्य में होगा, वर्तमान में होगा, भूतकाल में होगा, उपरोक्त तीनों में होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तीनों, ठीक है। यानी कि डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। यानी वर्तमान में भी इसका प्रतिफल हो सकता है, भूतकाल में भी हो सकता है, और साथ ही साथ भविष्य में भी हो सकता है, ठीक है। या तो दे चुका होगा, या दे रहा होगा, या फिर देने का वचन दिया होगा, ये तीनों हो सकते हैं। ये इंडिया में लागू है, लेकिन यही चीज़ अगर बात करें इंग्लैंड में तो वहाँ पर ये लागू नहीं है। आगे भी समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2D के अधीन प्रतिफल के लिए प्रतिफल को वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए। ये 1677 के सर्वप्रथम किस बाद में अपनाया गया था। 1872 का हमारा जो ये एक्ट है, लेकिन जो केस है ये बहुत सारे केस जो इससे पहले के हैं। इसका यहाँ पे ऑप्शन सुनिए, डटन बनाम पुल, ट्विडर बनाम एटकिंसन, ओलिवर बनाम डेविस, रामधारी बनाम गिरजाधर। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का, ये डटन बनाम पुल जो मामला था वो 1677 का था। किंग्स बेंच के द्वारा यह इसको निर्धारित किया गया था कि प्रतिफल के लिए ना जो प्रतिफल है वो थी या तो वचन ग्रहीता देगा या फिर उसके बिहाफ पे कोई अन्य व्यक्ति भी दे सकता है, दिया जाना चाहिए। ये यहाँ पे अपनाया गया था 1677 में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका निम्न में से कौन सा कथन प्रतिफल के संबंध में गलत है। अब यहाँ पे प्रतिफल के संबंध में गलत पूछा जा रहा है, इसको ध्यान रखिए। यहाँ पे कई स्टूडेंट गलती करते हैं कि यहाँ पे गलत, यहाँ पे ध्यान नहीं देते, या तो पूछ लिया जाता है नहीं है या फिर गलत है, तो इसके बारे में थोड़ा डाउट हो जाता है। अब यहाँ पे प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए, प्रतिफल वचन ग्रहीता की ही दिया जाना चाहिए, वचन ग्रहीता द्वारा ही दिया जाना चाहिए, प्रतिफल की प्रतिज्ञा वचन के प्रति पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है,
प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, भ्रामक नहीं। तो यहाँ पे गलत क्या है? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ना वो बी नंबर हो जाएगा, यानी प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा ही दिया जाना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, उसके बिहाफ पे कोई अन्य व्यक्ति भी यहाँ पे दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका संविदा अधिनियम की यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2D, यानी प्रतिफल से रिलेटेड ही मामले आ रहे हैं पूरे। प्रतिफल के अनुसार यानी 2D के अनुसार किसी वचन के लिए प्रतिफल वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति दे सकता है, इसलिए संविदा के संबंध में वाद। भाई अगर यहाँ पे ऐसा है कि प्रतिफल भी कोई अन्य व्यक्ति दे सकता है, वचन ग्रहीता दे ही सकता है। अगर कोई अन्य व्यक्ति प्रतिफल दे सकता है उसके बिहाफ पे, तो भाई उसके लिए वाद भी तो कोई ला सकता है ना, कोई भी ला सकता है इनको इन्फोर्सबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि कोई अन्य व्यक्ति ला सकता है वाद, कि कोई अन्य व्यक्ति वाद नहीं ला सकता है, या फिर अन्य व्यक्ति मालिक है और उसे वाद लाने का वचन ग्रहीता की अपेक्षा अधिक अधिकार है, या उपरोक्त में से सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका बी नंबर, यानी कि कोई अन्य व्यक्ति वाद नहीं ला सकता। भाई जब उसके पार्टीज नहीं हो तो क्यों वाद लाओगे? आप प्रॉफिट उसका प्रतिफल दे सकते हो, ठीक है, प्रतिफल देने में कोई मना नहीं है, लेकिन उसके लिए इन्फोर्सबिलिटी के लिए सूट फाइल नहीं कर सकते हो। जो पार्टीज है वही सूट लाएंगे, ठीक है। ये ट्विडल बनाम एटकिंसन में कहा गया था। अब आता है नेक्स्ट, जो व्यक्ति प्रस्तावना करता है उसे क्या कहते हैं? जो प्रपोजल रखता है उसे क्या कहते हैं? वचनदाता, विक्रेता, ठेकेदार या वचन ग्रहीता? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, यानी जो वचनदाता है, यानी कि उसने क्या किया है? वचन दिया है, दाता है। और ग्रहीता कौन है? ग्रहीता वो व्यक्ति होता है जिसने अपने ग्रहित किया है, यानी कि एक्सेप्ट किया है उस चीज़ को। विक्रेता, ठेकेदार तो वो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, संविदा अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस एक को वचन ग्रहीता कहेंगे? वह व्यक्ति जिसे प्रस्ताव दिया गया हो, वह व्यक्ति जो प्रस्ताव स्वीकार करता हो, वह व्यक्ति जो वचन के लिए प्रतिफल देता हो, वह व्यक्ति जिसे वचन दिया गया हो। इसका करेक्ट आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए अगर सही पता है तो। और अभी तक आपके कितने सही हुए हैं 36 में 35 में से, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि जो व्यक्ति प्रस्ताव स्वीकार करता है उसे क्या कहा जाता है? वचन ग्रहीता कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, जबकि वचनदाता की वांछा पर, यानी वचनदाता जिसने प्रपोजल रखा है, ऑफर रखा है, उसकी इच्छा पर वचन ग्रहीता का या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है, करता है, करने से प्रवृत्त रहता है, तब ऐसा कार्य, प्रवृत्ति या वचन क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका प्रतिफल, यानी डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक निष्पादित प्रतिफल से तात्पर्य क्या है? यानी कि एग्जीक्यूशन जो होता है प्रतिफल का, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, उससे क्या मतलब होता है? भूतकालीन प्रतिफल, एक दूसरे के लिए प्रतिफल निर्मित करते हुए वचनों का परस्पर विनिमय, व्यतिकारी वचन, या संविदा के निर्माण के समय कोई वस्तु जो वचनदाता की इच्छा पर दी जा चुकी है। ये क्या कहलाता है? यहाँ पे निष्पादित प्रतिफल का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे संविदा के निर्माण के समय कोई वस्तु जो वचनदाता की इच्छा पर दी जा चुकी है, पहले ही दी जा चुकी है, यहाँ पे कोई वस्तु जो वचनदाता की इच्छा पर, तो ये क्या कहलाएगा? ये एग्जीक्यूटरी यहाँ पे कंसिडरेशन कहलाएगा, निष्पादित प्रतिफल कहलाता है ये। उसके बाद निम्न में से कौन सा तत्व एक करार के लिए आवश्यक नहीं है? यानी एक एग्रीमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, आवश्यक नहीं? लोकनीति, प्रस्थापना, प्रतिग्रहण, प्रतिफल। तो यहाँ पे तो तीनों चीज़ तो चाहिए ए को छोड़कर, यानी कि ए इसका गलत हो जाएगा। सही आंसर मतलब है यहाँ पे आवश्यक नहीं है पूछा है ना, तो ये लोकनीति आवश्यक नहीं है, बाकी तीन तो सही है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्रत्येक वचन और ऐसे वचनों का प्रत्येक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो। प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक संवर्ग जो होता है एक दूसरे के लिए क्या होता है?
प्रतिफल होता है वो क्या कहलाता है? वचन, करार, प्रतिफल, या संविदा कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर, यानी कि एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है वे करार जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं, या बी नंबर, यानी कि व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? विधि द्वारा प्रवर्तनीय कौन सा करार नहीं? विधि विरुद्ध संविदा हो गई, शून्य संविदा हो गई, शून्य करनी, या शून्य करार हो गया। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, शून्य करार। जब एग्रीमेंट ही अगर शून्य है तो उसमें इन्फोर्सबिलिटी कैसे आएगी? कैसे आएगी? अगर एग्रीमेंट को संविदा कब बनती है? जब उसमें इन्फोर्सबिलिटी हो। इन्फोर्सबिलिटी ही नहीं है तो क्या होंगे? वो तो सिर्फ शून्य करार ही रह जाएगा, एग्रीमेंट की ओर, कॉन्ट्रैक्ट की ओर तो बढ़ेगा ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक शून्य संविदा वह है जो एक पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय है, दोनों पक्षकारों की इच्छा पर प्रवर्तनीय है, न्यायालय के निर्देश पर प्रवर्तनीय है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो शून्य संबंधी संविदा कौन सी होती है? डी नंबर ही होगी ना भाई। अगर कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्सिबल नहीं करा सकते हो न्यायालय में, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है तो क्या होगी? शून्य संविदा कहलाएगी। डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे सत्य कथन बताना है। शून्य करार हमेशा अवैध होता है, यानी कि जो शून्य करार है वो वॉइड एग्रीमेंट है, वो हमेशा क्या अवैध होता है? अवैध करार हमेशा शून्य होता है। शून्य करनी संविदा हमेशा अवैध होती है, अवैध करार हमेशा शून्य करनी है। ये कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि अवैध करार हमेशा शून्य होता है। ये गलत है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे सत्य पूछा है ना, इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है संविदा की कौन सी परिभाषा सही है? प्रतिफल युक्त वचन होना चाहिए, प्रतिफल युक्त करार होना चाहिए, प्रतिफल युक्त स्वीकृति, या विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी विधि द्वारा प्रवर्तनीय अगर एग्रीमेंट है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगी, कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक करार संविदा बन जाता है कब? यानी कि जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? एक प्रतिफल युक्त हो, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से हो, यह संविदा के सक्षम पक्षकारों के मध्य हो, या विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा, यानी विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। ठीक है, आ गई बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका संविदा अधिनियम के तहत कब एक करार संविदा बन जाता है? यानी एग्रीमेंट संविदा कब बनता है? विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, संविदा के लिए सक्षम पक्षकारों के मध्य होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से हो, या उपरोक्त सभी। यहाँ पे इसका भी डी आंसर हो जाएगा, सही होना चाहिए। यानी प्रवर्तनीय तो होना चाहिए, साथ ही साथ सक्षम पक्षकारों के मध्य भी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति भी होनी चाहिए। स्वतंत्र सहमति कहाँ पे परिभाषित की गई है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यदि किसी प्रस्तावना की स्वीकृति कुछ शर्तों के सहित की गई हो तो वो क्या है? संविदा विधिमान्य होती है, ये शर्तें बाध्यकारी है, संविदा शून्य करनी है, संविदा विधिमान्य परंतु शर्तें बाध्यकारी नहीं है, संविदा का सृजन ही नहीं होता है। अगर स्वीकृति कुछ शर्तों के साथ की गई है तो क्या होगा उसका प्रस्तावना का? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का सृजन ही नहीं होगा, क्रिएशन ही नहीं होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, अगर स्वीकृति कुछ शर्तों के साथ की जा रही हो। उसके बाद 49वां क्वेश्चन, प्रत्येक संविदा एक करार है परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये मेंस में भी आता है, मेंस में लिखने के लिए कि प्रत्येक संविदा एक करार है परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है। ठीक है, तो इसको डिटेल में लिखने के लिए मेंस में आता है। अब यहाँ पे ये बताइए क्या ये सही है, गलत है? ठीक है, कुछ अपवादों के साथ प्रवर्तनीय है, ये उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, यानी कि सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है।
जब एग्रीमेंट प्रॉपर सही होगा तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन या ऐसा तो है नहीं कि एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट में तो होता नहीं है ना, एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उसके बाद संविदा बनने के लिए करार से उत्पन्न होना चाहिए, यानी संविदा बनने के लिए करार से क्या उत्पन्न होना चाहिए? सामाजिक संबंध, विधिक संबंध, व्यक्तिक संबंध या आर्थिक संबंध, यानी लीगल रिलेशन होना चाहिए उस चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए? किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। क्योंकि सामाजिक करार जो होती है, व्यक्ति की, आर्थिक, ये सब इसमें तो होता नहीं है कुछ। लीगल रिलेशन में विधिक संबंध होने चाहिए। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविदा के निर्माण में आवश्यक 3 तत्वों कौन सा नहीं है? 3 तत्वों में से कौन सा नहीं है? प्रतिकार, प्रतिफल, प्रस्ताव, स्वीकृति। तो यहाँ पे प्रतिकार तो होगा ही नहीं, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और तीनों ऑप्शन सही है। मतलब कि प्रतिफल भी होना चाहिए, प्रस्ताव भी होना चाहिए, स्वीकृति भी। प्रतिफल की इसका ये मतलब नहीं कि एकदम करेक्ट प्रतिफल होना चाहिए, कितना भी प्रतिफल होना चाहिए, एडिक्वेट हो ये जरूरी नहीं है। उसके बाद 52, लालबंद शुक्ला बनाम गौरी दत्त के बाद में निर्णित किया गया था। क्या निर्णित किया गया था भाई लालबंद शुक्ला वाला केस तो आपने सुना होगा ना, मैंने बताया था, जो एक्ट हमने पढ़ा था, यानी कि लेक्चर हमने देखा था इस सेक्शन 1 से लेकर 75 तक में, उसमें ये सारे जनरल प्रिंसिपल्स के रूल आपको मिल जाएंगे और सारी केस लॉ वही के हैं। ठीक है, ये तो आपको स्पष्ट होनी चाहिए 1 से लेकर 75 तक के। प्रस्ताव की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए, प्रस्ताव प्रार्थना के रूप में होनी चाहिए, प्रस्ताव को सम्मान आवश्यक है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इस केस के माध्यम से सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। जनरल ऑफर के रूल यहाँ पे केस है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है आपका, निम्न वादों में से कौन सा शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण अथवा प्रस्थापना का ज्ञान न रखते हुए कार्य किए जाने से संबंधित है? इसको इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा, ठीक है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है, एमपी में पूछा गया है ये, और साथ ही साथ हरियाणा में भी पूछा गया है। लालबंद शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, सत्यव्रत घोष बनाम मंगरीराम, हेडले बनाम बैक्सटेंडल, हार्वे बनाम फैशी, ये किस केस के माध्यम से बोला गया था? ये केस है आपका लालबंद बनाम शुक्ला, लालबंद शुक्ला बनाम गौरी दत्त, यानी ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आता है, जब दो पक्षकार टेलीफोन पर संविदा करते हैं, जब दो पक्षकार टेलीफोन पर संविदा करते हैं तो उस संविदा का उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहां प्रस्तावक स्वीकृति को सुनता है। ये किस केस में निर्धारित किया गया था? भगवान दास गिरधारीलाल, कार्लिल बनाम कार्बोलिक, लालबंद बनाम गौरी दत्त और सत्यव्रत घोष। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, यानी भगवान दास बनाम गिरधारीलाल। ये 1966 का केस है, 1966 का केस है, 1966 का। अब यहाँ पे आते हैं, यह कथन किस विधि शास्त्री के है कि स्वीकृति का प्रस्ताव के साथ वही संबंध है जो जलती हुई तीली का बारूद की गाड़ी के साथ। यानी कि अगर बारूद गाड़ी है एक, ठीक है, उसमें बारूद भरा हुआ है, अगर उसमें एक जलती हुई छोटी सी तीली भी आए तो पूरे जो बारूद भरी हुई गाड़ी है वो ब्लास्ट हो जाएगी। उसी तरह से ये भी है कि अगर प्रस्ताव में अगर स्वीकृति जुड़ गई तो क्या हो जाता है, यहाँ पे वो वचन बन जाता है आगे भाई। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है, तो यहाँ पे किसने बोला था? मुल्ला, क्वांटम, एंसन या कोई भी नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? एंसन, सी नंबर का, ये विधि शास्त्री है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, किस विधि विशेषज्ञ का कथन है कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं होती है? एंसन, चेसायर, लॉर्ड स्टोवेल, लॉर्ड एटकिन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी लॉर्ड स्टोवेल। ये 56 क्वेश्चन आपके यहाँ तक हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सा वाद वचनात्मक विबंध से संबंधित है? तो वचनात्मक विबंध से संबंधित कौन सा केस है आपका? दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव, केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद, ट्रिडल बनाम एटकिंसन, डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी बनाम सेल्फ्रिश कंपनी। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर का, सो बी नंबर का, ठीक है। यहाँ पे केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद का केस है जो वचनात्मक विबंध से रिलेटेड है, प्रोमिसरी स्टॉपेल।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, किस वाद में निर्णय दिया गया कि चंदा देने का वचनदाता पर बाध्यकारी है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जो चंदा देने के लिए यहाँ पे वचन दिया हुआ है और उस वचन के बिहाफ पे उस वचन ग्रहीता ने अपने ऊपर कोई दायित्व ले लिया, कोई उसके ऊपर लाइबिलिटी ले ली, तो फिर वहाँ पे जिसने चंदा देने का वचन दिया है ना, तो उसको चंदा देना पड़ेगा। ये किस केस में बताया गया? लालबंद शुक्ला बनाम गौरी दत्त, केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद, भगवान दास बनाम गिधाई लाल, बनवारी लाल बनाम सुखदर्शन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद का केस है, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क जजमेंट्स है। उसके बाद डनलप बनाम हिगिंस, ये किससे संबंधित की है? जो डनलप बनाम हिगिंस है वो किससे संबंधित है? आपका सी नंबर है, डाक द्वारा प्रतिग्रहण से संबंधित है। यानी कि डाक के द्वारा प्रतिग्रहण कब होगा? जब वह डाक पेटी में क्या कर देता है? अपनी स्वीकृति पत्र डाल देता है, तब एक्सेप्टेंस माना जाता है। ये इस केस से डेड है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, जहाँ बंटवारे के समय पारिवारिक समझौता के दौरान यह व्यवस्था की गई हो कि माता को भरण पोषण दिया जाएगा। ठीक है, बंटवारा हो रहा है, उस टाइम पे पारिवारिक समझौता हो गया कि माता जो है, माता को क्या किया जाएगा? उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो ये जो संविदा है वो कैसी है? शून्य एवं अप्रवर्तनीय है, शून्यमत किंतु प्रवर्तनीय है, विधि मान्य एवं प्रवर्तनीय है, अबाध एवं शून्य है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी विधि मान्य भी होगी और ये प्रवर्तनीय भी होगी, यानी इन्फोर्सिबल इसको कराया जा सकता है, भले ये पारिवारिक समझौता है। अब संविदा संबंध का सिद्धांत है, इस सर्वप्रथम किस केस में लागू किया गया था? जो यहाँ पे संबंध का सिद्धांत है वो किस केस में लागू किया गया था? यह है आपका बी नंबर, यानी कि ट्विडल बनाम एटकिंसन के बाद में यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यही 1861 में, ठीक है, 1861 में का यह केस है। उस मामले में क्या किया गया था? ये लागू किया गया था कौन सा सिद्धांत? संविदा संबंध का सिद्धांत, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है, ठीक है, अगर कोई पर्सन है, ए है, किसी संविदा का पक्षकार नहीं है, तो वह संविदा को क्या इन्फोर्समेंट नहीं करा सकता, यानी प्रवर्तित नहीं करवा सकता है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर किसी के भले के लिए नहीं, किसी के प्रॉफिट के लिए, या सी नाम का बंदा इसके प्रॉफिट के लिए ही अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, तब भी ये क्या नहीं कर सकता, यहाँ पे उस संविदा को प्रवर्तित नहीं करवा सकता। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई थी किसमें? ट्विडल बनाम एटकिंसन के बाद में। उसके बाद नेक्स्ट आता है, एक व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है परंतु उस संविदा के प्रतिफल के कुछ हित है उसका। अभी मैंने बताया ना, सी को वहाँ पे सी के लाभ के लिए किया गया था, तो संविदा का प्रवर्तन नहीं करा सकता है वह व्यक्ति, संविदा का प्रवर्तन करा सकता है, कुछ अपवादों के दिन प्रवर्तन करा सकते हैं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी संविदा का प्रवर्तन करा सकता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे, ये पहले का केस है, लेकिन यहाँ पे भारत में ऐसा है, भारत पे क्या किया सकता है? अगर किसी के भले के लिए है तो वहाँ पे क्या किया सकता है? वो प्रवर्तित करा सकता है। ठीक है, ये हो गया, ये भारत में ऐसा लागू है। संविदा की गुप्तता का सिद्धांत, अब यही चीज़ें एक और आती है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब जो व्यक्ति पक्षकार नहीं है वो यहाँ पे प्रवर्तित नहीं करा सकता कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई थी। ठीक है, लेकिन इंडिया में अगर लाभ के लिए, उसके प्रॉफिट के लिए है, तो क्या कर सकता है? इन्फोर्समेंट करा सकता है। पक्षकारों को संविदा की निजता बनाए रखना, इसका अर्थ क्या होता है? संविदा की गुप्तता का, संविदा का मुख्य उद्देश्य कायम रखना, संविदा के केवल पक्षकार ही उसका दावा कर सकते हैं, केवल पक्षकार ही जानते हैं कि संविदा किन परिस्थितियों में की गई। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि केवल संविदा के पक्षकार ही उस दावा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाल्फर बनाम वाल्फर निम्न सिद्धांत महत्वपूर्ण बात है। कौन से सिद्धांत यहाँ पे बताया गया है? अब स्वीकृति, संविदा करने का आशय, विबंध या प्रत्यास्थापना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी संविदा करने के आशय से रिलेटेड यह आपका केस है। एक और आता है आपका पूर्वकालिक भंग। पूर्वकालिक भंग से रिलेटेड एक केस है, होचेस्टर बनाम द ला टूर। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक संविदा में अपर्याप्त प्रतिफल,
यानी कि अगर एक संविदा हुई है उसमें अपर्याप्त प्रतिफल है तो क्या हो सकता है, प्रपीड़न द्वारा प्राप्त सम्मति का साक्ष्य हो सकता है क्या, कि उसने प्रपीड़न के माध्यम से ऐसी एक्सेप्टेंस ली हो और प्रतिफल इतना दे रहा है, अपर्याप्त प्रतिफल। या दूसरा, असम्यक प्रभाव द्वारा प्राप्त सम्मति का साक्ष्य हो सकता है, या अतात्विक तथ्य स्वतंत्र सम्मति न होने का अविवादित साक्ष्य है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी अतात्विक तथ्य है, कोई मतलब नहीं है इसका। उसके बाद है नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है, केवल कार्य ही वचन का प्रतिफल हो सकता है, केवल प्रवृत्ति का ही वचन प्रतिफल हो सकता है, केवल वचन ही प्रतिफल हो सकता है, या कार्य प्रवृत्ति या वचन में से कोई भी प्रतिफल हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर, ये तीनों हो सकते हैं। या तो कार्य करने के लिए होगा, या मना किया होगा कि ये कार्य आप नहीं करोगे कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, या फिर वचन में कोई प्रतिफल हो सकता है। ठीक है, ये तीनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, एक करार जो एक पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय हो, दूसरे की इच्छा पर ना हो। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एक पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय है, दूसरे के पे नहीं है, तो क्या कहलाता है, वो शून्यकरणीय संहिता कहलाती है। यानी कि डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज और आती है, भारतीय संविदा, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय विधि में कोई भी वयस्कता कब समझा जाता है, जब 21 वर्ष की आयु पूरी हो, 18 की पूरी हो, 19 की पूरी हो, या 25 की पूरी हो। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी 18 वर्ष की आयु पूरी हो गई हो तो वयस्क माना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मानी जाती है, अगर किसी व्यक्ति गार्जियन अपॉइंट किया गया है तो वहाँ पर 21 वर्ष के कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, भारतीय वयस्कता अधिनियम में ये चीज़ बताया गया, आपको धारा 3-4 यहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, और आपके 68 में से कितने सही हुए हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।